अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल स्टूडेंट्स। आज जो है वो मैं लेक्चर लेके आया हूँ मैट्रिक्स। ये आपने पीछे वाली क्लासेस में नहीं समझा हुआ, ये नया चैप्टर है, नया कंसेप्ट है आपके लिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इजी है, मुश्किल कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि 75 नंबर की मैथ है और 75 में से हमने 75 नंबर ही लेने हैं, ये हमारा मकसद है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन को समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रो और कॉलम। मैं थोड़ा सा आपको रो और कॉलम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डेफिनेशन को बताऊंगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, उर्दू में कहते हैं कॉलम। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें ये जो सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये चीजें जो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, इसे हम रो कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद कॉलम। कॉलम होता है ये वर्टिकली लाइन, ये हमारा, ये वर्टिकली लाइन, ये हमारे कॉलम होते हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं। रो और कॉलम समझ आ गई। अब डेफिनेशन समझाऊंगा तो क्लियर बात हो जाएगी। लो जी स्टूडेंट, मैट्रिक्स की मैंने आसान करके डेफिनेशन लिखी है, जरा देखना। मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर तरतीब हो ऑफ नंबर, नंबरों की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो। क्या मतलब? तो जैसे देखना, मैं लिखूंगा इस तरह से नंबर 1 2 3, ये मेरे पास एक तरतीब है और ये तरतीब कौन सी है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगुलर निकला है रेक्टेंगल वर्ड से। रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, ऐसी रेक्टेंगल की शेप होती है ना। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो देखना ये भी रेक्टेंगल ही बन जाएगी। ये देखें, रेक्टेंगल शेप बन गई जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। ओके हो गया। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, तरतीब जो है नंबरों की वो रेक्टेंगुलर हो, विदन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। जो हमने तरतीब देनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है ना, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो इसके अंदर नंबरों की तरतीब होनी चाहिए जी, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन रोज एंड कॉलम, और रोज और कॉलम की शक्ल में हो। रो मैंने बताया था, ये जो हमारे पास सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो सीधी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम रो कहते हैं। और कॉलम, कॉलम होता है ऊपर से नीचे जो लाइन होती है, वर्टिकली लाइन। ये जो ऊपर से नीचे लाइन किस तरह से, ये वर्टिकली लाइन इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, जरा दोबारा सुनना। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जो तरतीब है वो रेक्टेंगल शेप में हो, ऑफ नंबर्स, नंबरों की, विदन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो वो वाले नंबर, इन रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम की शक्ल में हो। जी बिल्कुल, रोज भी है और कॉलम भी है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल। तो देखना, ये जो शेप है 2 3 4 5, ये देखो हमने ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हैं, और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर, अगर हम इसको क्लोज करेंगे ना तो ये रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। बार दफा आपको ऐसा शेप बनेगी कि आप कहेंगे सर जी स्क्वायर शेप बन रही है। कौन सी शेप? स्क्वायर शेप। अगर स्क्वायर शेप बने ना तो वो भी रेक्टेंगल होती है। बेसिकली स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये भी मैट्रिक्स की ही एग्जांपल है। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, राइट द नंबर ऑफ रोज, रोज की तादाद लिखनी है हमने। ओके, उर्दू में कहते हैं कतारों की तादाद लिखनी है। एंड कॉलम, और कॉलमों की भी तादाद लिखनी है। इन ईच मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स की। ये देखना, ये भी मैट्रिक्स है, बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, बड़ी ब्रैकेट में नंबर बंद है, बड़ी ब्रैकेट में नंबर बंद है, बड़ी ब्रैकेट में नंबर बंद है, तो इसे हम मैट्रिक्स ही कहते हैं।
तो हमने मैट्रिक्स की क्या करनी है, रोज और कॉलम की तादाद लिखनी है। अब रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है मैंने बताया है। चलो मैं क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। हम सोल्यूशन यहीं पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, सोल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे रोज। रो क्या होती है, रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस मैट्रिक्स की रो कितनी है, हमने ये बताना है कि रोज की तादाद कितनी है। तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका मतलब रो कितनी है, दो है। मुश्किल है कोई, अरे भाई मुश्किल है नहीं सर जी। अब कॉलम चुनना क्या होता है, हम कॉलम लिखेंगे, कॉलम लिखने के बाद हम ये बताएंगे कि कॉलम की तादाद कितनी है। कॉलम कहते हैं ऊपर से नीचे वर्टिकली लाइन, ये जो वर्टिकली लाइनें होती हैं ये वाली, ये लाइन वर्टिकली, ये वर्टिकली लाइन, दो ही वर्टिकली लाइन बन रही है तो दो ही कॉलम है, तो दो ही कॉलम है, तो रोज भी दो है और कॉलम भी दो हैं। बस ये आंसर है, बस ये आंसर है जी। अब बी पार्ट में स्टूडेंट्स हम पहले रो बताएंगे कितनी है, उसके बाद हम कॉलम बताएंगे। अब रो क्या है, रो है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ना पता चले आप लाइनें लगा लें, ये देखिए मैं लाइनें लगाता हूँ, एक ये इस तरह से लाइन है, एक ये वाली रो हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइनें लगाएं, कितनी लग रही हैं, तीन लाइनें लग रही हैं सीधी, तो तीन सीधी लाइनें हैं, ये जो तीन लाइनें हैं इसे ही हम रो कहते हैं, इसका मतलब तीन रो है। अच्छा अब कॉलम क्या होता है, कॉलम में आपने ऊपर से नीचे लाइन लगाई, कितनी लगती है, ऊपर से नीचे जब हम इस तरह से लाइन लगाएंगे तो एक लाइन ही लगेगी, तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन एक है तो कॉलम भी एक होता है। बस कितने आसान है, अरे साथी ये तो बहुत आसान है। अच्छा अब सी वाला आप करवाएं। सर जी रो में आपने हमने ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही लगेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक रो है, तो कॉलम बताएं, कॉलम अब बताएं। सर जी कॉलम तीन है क्योंकि ऊपर से नीचे लाइन, एक ये लाइन लगेगी, एक ये लाइन लगेगी, ऊपर से नीचे तीन लाइनें लगेंगी, तो सभी कॉलम भी तीन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं। अब ये डी वाले मैट्रिक्स की रो और कॉलम बताएं। अब हमने लाइनें नहीं लगानी, लाइन लगाने के बगैर बताएंगे। रो क्या होती है, रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन, एक दो तीन, तीन रोज है। कॉलम कितने हैं साथी, ऊपर से नीचे एक दो तीन, तीन कॉलम है। अरे क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। ई वाले मैट्रिक्स की कितनी रो है, एक दो, दो रो है। कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे एक दो तीन, तीन कॉलम है। लो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश, खलास, खत्म। अब चले, हाँ जी क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आएगी तो फिर ही क्वेश्चन करेंगे ना भाई। हाँ जी हाँ जी सर जी, हम लिखें, हम लिखेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे राइट द ऑर्डर, हम ऑर्डर लिखेंगे और ईच मैट्रिक्स, हमने हर मैट्रिक्स का, ये जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। उर्दू में कहते हैं हर कॉलम का मर्तबा लिखना है, ऑर्डर को मर्तबा कहते हैं जी जी जी। अब ऑर्डर क्या होता है, जरा मैं डेफिनेशन लिख दूं ऑर्डर की जी। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। लो जी स्टूडेंट्स मैंने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, और रोज और कॉलम की तादाद को, रो और कॉलम की तादाद को इज कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं। इतनी सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के लिए हम यही लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए यही क्वेश्चन पहले वाला ही कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी हो जाएगी क्वेश्चन भी हो जाएगा, एक तीर से दो शिकार होंगे। एग्जाम्पल में देखें हमने क्या, मैंने ऑर्डर आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है ऑर्डर, ऑर्डर लिखने के बाद आपने लिखना है रोज और कॉलम की तादाद जी। अब इसमें देखिए रो कितनी है, रो हमारे पास है एक दो, इसमें दो रो है तो हम लिखेंगे दो लिखेंगे, रो दो है ना, ठीक है। इसके बाद कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास कितने, एक, एक कॉलम लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 बाय
इसके बाद लिखेंगे कॉलम कितना, एक कॉलम है तो एक लिखेंगे, तो 2/1 ये इसका ऑर्डर है। इस तरह से ऑर्डर लिखा जाता है। बात जो याद रखने वाली है कि सबसे पहले रो लिखनी है, सबसे पहले रो लिखनी है, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम याद करने। गलती से अगर पहले कॉलम लिख दिया, कॉलम की तादाद पहले लिख दी, रो की तादाद बाद में लिख दी, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो याद जो रखना है, रो की तादाद पहले लिखनी है, रो की तादाद पहले लिखनी है, रो की तादाद पहले लिखनी है, ये बात याद रखेंगे। ओके सर जी। अच्छा, अब बी वाला मैट्रिक्स, इसका भी हम ऑर्डर लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर, और ऑर्डर लिखने के बाद इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले रो की तादाद लिखेंगे, रो कितनी है, एक रो है, एक लिखेंगे, मतलब 1 लिखेंगे, 1 डैश बाय डैश, 1 बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है, तो हमारा ऑर्डर क्या बना, 1/2। इतना सा जी। अब देखें सी वाले का ऑर्डर, सी वाले का ऑर्डर भी लिखवा दें, ये आपने लिखवाना है। सर जी रो की तादाद पहले लिखेंगे, सर जी इसमें 1 2, सर जी 2 रो है, 2 लिखेंगे, 2 बाय, इसके बाद कॉलम लिखेंगे, सर जी कॉलम 1 2 कॉलम है, तो सर जी इसका ऑर्डर बना 2/2। क्या बात। अब डी वाले, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लगे हाथ लिखवा दें। सर जी पहले तो आप ऑर्डर लिखें, और अब लिखें आप रो की तादाद। सर जी 1 2, इसमें 2 रो है तो 2 लिखें, 2 बाय, इसके बाद कॉलम की तादाद, कॉलम 1 2 3 कॉलम है तो सर जी 3 लिखें, 2/3 इसका ऑर्डर है डी वाले मैट्रिक्स का। क्या बात, आसान है ना जी। अब आगे वाला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। तो जी स्टूडेंट्स, ई वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम ऑर्डर में लिखेंगे रोज 1 2 3 रो लिखेंगे, सबसे पहले रोज की तादाद, उसके बाद कॉलम, कॉलम 1 2 कॉलम है तो 3/2 ये हमारा ऑर्डर बना। उर्दू वाले ने भी ऐसे लिखना है और इंग्लिश मीडियम वालों ने भी ऐसे लिखना है, ये नहीं कि बाय को उर्दू में कुछ और लिखेंगे, ना ना ना, यही लिखना है। एफ, अब एफ मैट्रिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बताएं जी इसका ऑर्डर क्या है, बताएं जरा। सर जी कॉलम की रो की तादाद, पहले रो है तो रो की तादाद, सर जी इसमें एक ही रो है तो हम एक लिखेंगे, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, सर जी इसमें एक ही कॉलम है जी, एक रो है, एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बना 1/1 1/1। चलें क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। ठीक, तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को जरा पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस द मैट्रिसेस आर इक्वल, वो कहता है आप ये बताएं कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की जमा को कहते हैं मैट्रिसेस, मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। ओके हो गया जी। तो अब इस जी जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स लिखे हैं, हमने ये बताना है इनमें इक्वल कौन से मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इक्वल कैसे हम जांचेंगे, कैसे देखेंगे, तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जरा गौर करना। तो स्टूडेंट्स मैंने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, बड़ी आसान है, बिल्कुल आसान जबान में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से पहले ये देखें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है ना, इसके अंदर ये जो नंबर होते हैं ना, इनको खास नाम दिया गया है, इनको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, इन्हें एलिमेंट कहते हैं या इन्हें इंट्रीज भी कहते हैं। ओके हो गया। अब डेफिनेशन देखना, टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आर इक्वल, इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, व्हेन दे आर सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर हो। ऑर्डर का तो पता ही है ना, हमारे पास दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर एक जैसा हो, एंड और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, और जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है आर सेम, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम हो। क्या मतलब बताता हूं। सबसे पहले देखें उसने व्हेन दे आर सेम ऑर्डर, जब ऑर्डर सेम हो, तो क्या एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर पता है ना क्या होता है, और रो की तादाद और कॉलमों की तादाद को ऑर्डर कहते हैं। हाँ जी,
तो इसमें देखें रो कितनी है, इसमें साथी एक दो, दो रो है और कॉलम कितने हैं साथी, कॉलम इसमें एक दो, दो ही कॉलम है। इसका ऑर्डर ये है। क्या इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर ये है? देखना एक दो, इसमें भी दो ही रो हैं और कॉलम भी कितने हैं, कॉलम भी दो है। तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, एक जैसे हैं। तो यही उसने कहा इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, जब ऑर्डर सेम हो, पहली बात। दूसरी बात, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आर सेम, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट भी एक जैसे हो। कोरोस्पोंडिंग का मतलब ये, अगर ये पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट यही होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट 3 है तो इस मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट 3 होना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दूसरा एलिमेंट 6 है, इसका भी दूसरा एलिमेंट 6 होना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये वो कह रहे हैं। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर सेम, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका 4 है, यहाँ पे 1 है। ये जो तीसरा एलिमेंट है ना, ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। ओके हो गया। अब अगर इक्वल हमने करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 मैट्रिक्स, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स 4 ही होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब देखें 3 भी 6 भी एक जैसा, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, आखिर वाला एलिमेंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी एक जैसे होंगे। तो ये बात है, जब ऑर्डर भी दोनों के एक जैसे हों और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी एक जैसे हों, तो फिर हम कहेंगे ये जो ए मैट्रिक्स है ये इक्वल है बी मैट्रिक्स की। ये बात है, आगे समझ, आगे समझ जी। अगर फिर भी कहीं से कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे कमेंट कर देना जी। अब हमने ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स हैं, ये हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। तो आ जाओगे। तो सबसे पहले इसमें देखें ए मैट्रिक्स 0 3 4 1 है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स में देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक ये सारा एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है। तो हमें इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे हल करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पे इसको अब रेज कर दूं मैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये जो सी मैट्रिक्स है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 2 3 6 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, 2 2 4 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, 3 प्लस 0 3 होता है। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। जो जो सिंप्लीफाई करने वाले हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हेलो हेलो, तुम्हें बता रहा हूँ जी जी जी, तुम्हें बता रहा हूँ। अब डी मैट्रिक्स देखें, अब डी मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। 4 प्लस 5 9 बनेगा, माइनस 8 प्लस 1 माइनस के 7 बनेंगे। ये तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस या माइनस की अलामत नहीं है इनमें। जिनमें प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई की अलामत है उनको सोल्व करना है। हाँ, इनमें देखें माइनस प्लस की अलामत है, तो इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 माइनस 3 0, ये वाला 3 वैसे आएगा, 3 प्लस 1 4 और ये वाला 1, ये हमने सिंप्लीफाई। अब जो हमने सिंप्लीफाई मैट्रिक्स कर लिया है ना, अब ये एफ मैट्रिक्स ये नहीं होगा, अब एफ मैट्रिक्स ये वाला होगा जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये सी मैट्रिक्स ये नहीं है, अब सी मैट्रिक्स ये वाला है जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। इसका हम ऑर्डर देखेंगे और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट देखेंगे। अब हमने बताना है कि इक्वल कौन कौन से मैट्रिक्स है। तो हम ये कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है। तो हमने देखना है ऑर्डर और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट। तो हम ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर के लिए सबसे पहले रो की तादाद, रो कितनी है 1 2, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम देखें 1 2, 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। और कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 हो? तो पहले हम सभी के ऑर्डर ना लिख लें। हाँ जी, ऑर्डर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे। अब बी का ऑर्डर क्या है, इसमें पहले तो रो की तादाद 1 2, इसमें 2 रो है और कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 1। सी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने हैं 1 2 3, 3 रो है,
3/, कॉलम कितने हैं 1 2, 3/2 इसका ऑर्डर है। डी वाले मैट्रिक्स का इसमें कितनी रो है 1 2, 2 रो है, 2 रो है और कॉलम कितने हैं सर जी 1 है, 2/1 ओके हो गया। ई वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने हैं सर जी 3, 1 2 3, 3/1 2, 3/2 ये इसका ऑर्डर है। अच्छा एफ वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है देखने से, मैं 2 रो है जो हमने सिंप्लीफाई कर रही है ना उसको देखेंगे, इसको नहीं देखना, इसको देखेंगे 2/2 और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है तो 2/2। अब देखें, अब हम ये करेंगे ए किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम देखेंगे ऑर्डर 2/2 इसका ऑर्डर है और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, 2/2 2/2 2/2 इसका 2/2 है। पहली बात हो गई, अभी ये बराबर नहीं हुए, अभी सिर्फ हमने ऑर्डर देखा है। दूसरी बात कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या सेम है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट 0 है, इसका भी 0 होना चाहिए, अरे 0 ही है, अरे 0 ही है, अरे 0 ही है। इसका दूसरा एलिमेंट 3 है, इसका भी 3 है, अरे वाकई इसका भी 3 है। इसका 4 है, ये 4, ये 1 एलिमेंट, ये भी 1 एलिमेंट, एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट भी सेम, ऑर्डर भी सेम और एलिमेंट भी सेम। तो फिर हम कहेंगे ए मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स कौन सा एफ, ए और एफ एलिमेंट इक्वल है, बराबर है, दरमियान में ये इक्वल का सिंबल लगाना है, बस इतना सा काम है। अच्छा इसके बाद दूसरा, अब हम देखते हैं बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है, 2/1 ये भी नहीं, 2/1 ये है, तो ये ऑर्डर तो सेम हो गया। क्या इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है, यहाँ पे 9 है पहला एलिमेंट, इसका भी 9 है, -7 एलिमेंट भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो हम बी और डी एलिमेंट, ये डी ही है ना, हाँ जी, बी और डी इक्वल है, बी इक्वल है डी के। अरे इतने आसान क्वेश्चन आपने कभी देखे, कभी सुने, कभी समझे, अरे बहुत आसान है। अच्छा बी का भी हमने निकाली, बी बराबर, अब सी का पहले तो ऑर्डर देखें 3/2 और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 इसका, ये दोनों मैट्रिक्स सी और ई मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है, क्या कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है, ये भी देखना है, 6 1 6 1, 4 2 4 2, 8 3 8 3, तो इसका मतलब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो सी और ई, सी और ई, सी इक्वल है ई के, ये मैट्रिक्स दो इक्वल है। अब सी हो गया, अब डी में देखिए हमारे पास ऑर्डर है 2/1, हाँ जी, और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है, 2/1 2/1 वो भी नहीं, ये 2/1 है ये वाला। तो डी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, क्योंकि हमने पहले लिख लिया है, बी और डी हमने देखे लिख लिया है, अब दोबारा से नहीं लिखेंगे, डी और बी हमने पहले लिख लिया है, ई मैट्रिक्स भी लिख लिया है, ई और सी ये दोनों सेम है, बाकी सारे ही हमने लिख लिए, एफ भी हमने पहले ही लिख लिया, अब आगे नहीं जाना, बस ये 3 ही इसके आंसर बनते हैं, ए और एफ इक्वल है, बी और डी इक्वल है, सी और ई इक्वल है। आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के आज। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल है दिस मैट्रिक्स के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा है कि मैट्रिसेस मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, कब मैट्रिक्स बराबर होते हैं, दो बातें, जब उनका ऑर्डर बराबर हो और उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर हो तो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखें उसने खुद कह दिया कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, ये इक्वल का सिंबल हमें ये बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। अगर मैट्रिक्स बराबर है तो इनका ऑर्डर भी बराबर होगा और इनमें कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। आ जाओ करते हैं क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन लिखेंगे जी, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये ही मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख लेता हूं, a + 2 है, c - 3 है, b - 1 है, d + 4 है, बिल्कुल
इक्वल है, किसके इक्वल है ये मैट्रिक्स? 5 8 6 4। ओके हो गया। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम लिख देते हैं सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल। लो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है सिंस, चूंकि मैट्रिक्स आर इक्वल, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना तो इनका ऑर्डर भी बराबर होगा। बिल्कुल, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स तब ही होते हैं जब उनका ऑर्डर बराबर हो। और दूसरी अहम बात, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं, ये बात है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं जब दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। हम लिख सकते हैं ये वाला एलिमेंट बराबर होगा इस एलिमेंट के, a+2 बराबर होगा 5 के। क्या बात है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं c-3 बराबर होगा दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है। जब मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तीसरा एलिमेंट b-1 है जी, तो ये मैं यहां पे करके लिख लेता हूं b-1 इक्वल होगा किसके? 6 के। अब ये वाला एंड वाला एलिमेंट आप लिखवा दें सर जी, b+4 इक्वल होगा 4 के। बिल्कुल। लो जी, जब ये इक्वल है तो यहां से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब हमने ए की वैल्यू अगर निकाली है तो 5 वैसे रहेगा, 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है। लो जी, हमारा ए का आंसर आ गया। इस तरह से आपने बी सी डी के भी निकाल लेने। अरे सर जी ये तो आसान है। बिल्कुल, ये आसान है। 8 वैसे -3 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 3, तो c इक्वल होगा 8 + 3 11। अब b की वैल्यू निकालते हैं, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1, और 6 + 1 7 होता है। b भी हमने निकाल लिया। d की वैल्यू निकालनी है तो +4 दूसरी तरफ जाएगा तो -4, 4 - 4 0। लो जी, हमने स्टूडेंट्स ए बी सी डी तीनों की, चारों की वैल्यू निकाली। सी भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया, बी की वैल्यू भी निकाली और ए की भी निकाली। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब आगे वाला भी बिल्कुल मिलता जुलता है, आगे करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वही है, दो मैट्रिक्स अगर बराबर हो देन फाइंड द वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन लिखा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल वाले वैसे ही लिख लिए। अब सी, क्योंकि मैट्रिक्स आर इक्वल, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है, अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फिर हम लिख सकते हैं कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। मैट्रिक्स इक्वल हो तो देन फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे 2x + 1 इक्वल होगा, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है। ऐसे ही स्टूडेंट दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल लिख ले। अरे नहीं, ये नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमें x और y चाहिए। x आ रहा है इस पहले एलिमेंट में और यहाँ पे तो एक्स वाई नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ भी एक्स वाई नहीं है, तीसरा एलिमेंट जो है इसमें भी एक्स वाई नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब जो एंड वाला एलिमेंट है ना 5 और y, यहाँ पे देखें एलिमेंट y आ गया। क्योंकि हमने y मालूम करना है तो हम सिर्फ एंड वाला एलिमेंट लिखेंगे कि जो 5 है ना ये बराबर है, 5 जो है बराबर है y के। लो जी स्टूडेंट्स, तो जिस एलिमेंट में x या y आएगा उसको आप लिख लें, बाकियों को छोड़ दें, कोई लिखने का फायदा नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स, x फाइंड करना है तो हम ऐसा करेंगे, 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, -1 हो जाएगा। जी जी जी, 9 - 1 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। अरे हेलो, नजरें स्क्रीन पर, 2 4 8 आएगा, x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पे y मालूम करना है, y तो मालूम हो गया, y बराबर है 5 के। हाँ जी, बस जगह चेंज कर दें, y को लेफ्ट साइड पे लिखें और 5 को राइट साइड पे लिखें, आंसर आ गया। x और y मालूम कर लिए। आ जाओ नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इफ अगर ये वाले मैट्रिक्स कहता है बराबर हैं देन फाइंड करें ए बी सी डी की वैल्यू। तो सोल्यूशन लिखा, ये मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया।
क्योंकि मैट्रिक्स आर इक्वल, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एलिमेंट भी हेलो 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 एलिमेंट भी इक्वल होंगे। हाँ जी हाँ जी सर जी। तो हम लिख देते हैं कि एलिमेंट भी इक्वल हैं, ए प्लस बी ये इक्वल होगा किसके, 10 के, और 2d माइनस 1 ये इक्वल होगा 5 के। हाँ जी सर जी। और ये वाला एलिमेंट 3b प्लस 2, 3b प्लस 2 ये इक्वल होगा 11 के। हाँ जी सर जी। और आखिरी एलिमेंट 4 इक्वल होगा c के, बिल्कुल बिल्कुल 4 इक्वल होगा c के। तो क्या हम सोल्व करना शुरू करें? हाँ जी सर जी करें ना फिर। ए बी फाइंड करना है, हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे ना तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू निकालनी है ए और बी की, तो कैसे निकलेगी? ये हम पहले सोल्व नहीं करेंगे, पहले किसको सोल्व करेंगे? इसको सोल्व कर सकते हैं, डी फाइंड कर सकते हैं, इसको भी पहले सोल्व कर सकते हैं, बी। हाँ जी बी निकल आएगा, सी तो अरे फाइंड हुआ है, सी को तो लगे हाथ करिए ना। तो सी को आप लिखें लेफ्ट साइड पे और 4 को राइट साइड पे, सी तो हमने निपटा दिया। अब बी, अगर बी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 11 लिखेंगे प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा -2 हो जाएगा। 3b इक्वल है 11 -2 9 होते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9 और b कितना आ जाएगा सर जी, 3 आ जाएगा। हाँ जी 3 ही आ जाएगा। b फाइंड कर लिया, d फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से d फाइंड कर लेते हैं, 2d माइनस नहीं 2d इक्वल 5 लिखेंगे, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1। हेलो 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 नजरें स्क्रीन पर, 5 + 1 6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही बात है ना सर जी, बात तो ऐसे ही है। 2 3 6 और d कितना आ जाएगा, अरे d भी 3 आ जाएगा। अब आ जाए यहाँ पे, अब हम देखना b की वैल्यू 3 आई है तो b की जगह पे 3 पुट कर देंगे और a निकल आएगा। हाँ जी ऐसे a फाइंड होगा। अच्छा सुने, हम लिखेंगे यूजिंग b इक्वल 3, हम ये लिख दिया यूजिंग b इक्वल 3। हाँ जी तो हम b इक्वल 3 इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहने का जहां पे b आएगा वहां पे 3 पुट कर देना जी। कर दिया सर जी, कर दिया। ओके अब प्लस का 3 है, राइट साइड पे जाएगा माइनस का 3, 10 - 3 7 हो जाए जी। ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्या बात, आ जाओ जी नेक्स्ट। तो स्टूडेंट लास्ट वाला क्वेश्चन, जी लास्ट वाला क्वेश्चन, इफ दिस मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे ये तो पुराने, ये मैंने रेज करके नहीं लिखा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी स्टूडेंट्स, पी और क्यू फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वैसे ही लिख लिया, सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है, अगर इक्वल है तो इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं p + q इक्वल होगा 6 के, ये 5 है 5 इक्वल 5 के, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, 11 11 के इक्वल है, ठीक है भाई। हाँ ये देखें यहाँ से कि p - 2q इक्वल है 0 के, तो हमने p और q फाइंड करना। अब इसमें देखें इसको हम कैसे फाइंड करें, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं जी, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं जी। अब इक्वेशन 1 और 2 को दो तरीकों से, वैसे तो बहुत से तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, p और q इन दोनों को स्टूडेंट्स हम माइनस कर देते हैं, तो मैं क्या करूंगा माइनस, स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, या आप 2 से 1 कर लें, कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी कर लें। तो हम क्या करेंगे, p + q इक्वल 6 है और इसको लिखेंगे p - 2q इक्वल है 0 के। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि देखना p एक जैसा है, अलामतें मुख्तलिफ नहीं है, अलामत को, सिंबल को, साइन को मुख्तलिफ करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है अलामतें बदल जाती हैं, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस p माइनस p कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के लिए सब कुछ किया है जी। तो +2q और
+1 क्यू, ये 3 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे अलामत बदलें या ना बदलें, 0 के साथ कोई भी अलामत नहीं लगती। 6 और 6 + 0 6 ही हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब राइट साइड पे जाएगा ना ये डिवाइड हो जाएगा। 3 2 द 6 आएगा और क्यू जो है, जो क्यू भाई साहब है, वो कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने एक निकाल लिया है क्यू, पी रह गया। अब क्यू की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करें या 1 में करें, तो मैं 1 में पुट कर देता हूं। तो हम लिखेंगे पुट इन 1, आपने यहां पे लिख देना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट इन 1। आपने क्यू की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है 1 में। तो जहां पे क्यू आएगा P प्लस, जहां पे क्यू आएगा वहां पे आपने 2 पुट कर देना है, क्योंकि क्योंकि क्यू इक्वल है 2 के। अरे क्या बात, अरे क्या बात। P + 2 इक्वल है 6 के। तो 6 वैसे आएगा, +2 दूसरी तरफ जाएगा -2, 6 -2 हो जाएगा 4। क्वेश्चन हो गया खत्म, एक्सरसाइज हो गई खत्म, काम हो गया खत्म। जी स्टूडेंट, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। फिर हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम इस एक्सरसाइज का एंड करते हैं। जरा मुस्कुरा लें स्टूडेंट्स, जरा मुस्कुरा लें। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।